नमस्कार, मैं परवेश बामल और आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। भारत की बुलेट ट्रेन जिसकी रफ्तार होने वाली है 320 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन एक चीज ऐसी है जो इस ट्रेन से भी तेज भाग रही है और वो है इस प्रोजेक्ट की लागत, इसका प्राइस टैग। 2017 में जब इस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई तो देश को 1.08 लाख करोड़ का एस्टिमेट दिया गया था। लेकिन आज अभी तक ट्रेन पटरी पर दौड़ी भी नहीं है और इसका बिल बढ़कर 1.98 लाख करोड़ के पार जा चुका है। सिर्फ कुछ सालों में 90,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ। यह रकम इतनी बड़ी है कि इससे हम देश भर में हजारों नई वंदे भारत ट्रेनें चला सकते थे। तो आखिर यह पैसा जा कहां रहा है? क्या यह सिर्फ महंगाई है या इसके पीछे कोई गहरा करप्शन एंगल और स्कैम छुपा है? आखिर 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट 2 लाख करोड़ का कैसे बन गया? आज के वीडियो में हम इसी हाई स्पीड मिस्ट्री का पर्दाफाश करेंगे और अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि इसका जवाब आपकी जेब से भी जुड़ा है। दोस्तों, लागत का दोगुना हो जाना रातों रात नहीं हुआ। यह कई कारणों का एक परफेक्ट स्टॉर्म है। हमारी रिसर्च के मुताबिक इसके 5 सबसे बड़े और ठोस कारण हैं। पहला कारण, द डिले टैक्स। इस प्रोजेक्ट के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बना लैंड एक्विजिशन। गुजरात ने तो अपना 98% काम समय पर पूरा कर लिया, लेकिन महाराष्ट्र में राजनीतिक और किसानों के विरोध के चलते यह प्रोजेक्ट 4 से 5 साल तक बुरी तरह अटक गया। 2023 की ओरिजिनल डेडलाइन कब की निकल चुकी है और कंस्ट्रक्शन की दुनिया का उसूल है टाइम इज मनी, जितनी देर उतना खर्चा। दूसरा कारण है महंगाई। जब प्रोजेक्ट 5 साल लेट होता है तो 2015 के रेट कार्ड बेमानी हो जाते हैं। पोस्ट कोविड दुनिया में सीमेंट, स्टील और दूसरे रॉ मटेरियल्स के दाम ग्लोबली आसमान छू गए हैं, जिसने बजट को बिगाड़ दिया। वहीं तीसरा कारण बना द जीएसटी इंपैक्ट। यह एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब 2015-16 में बुलेट ट्रेन का बजट बना था तब जीएसटी वजूद में नहीं था। प्रोजेक्ट के एस्टिमेट्स पुराने टैक्स सिस्टम पर थे। बाद में जीएसटी लागू होने से कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स और सप्लाई पर टैक्स का स्ट्रक्चर बदल गया, जिसने लागत में एक बड़ा अंतर पैदा कर दिया। और चौथा कारण है करेंसी का खेल। हमें लगता है कि जापान से हमें बहुत सस्ता लोन मिला है, सिर्फ 0.1% ब्याज पर। यह सच है, लेकिन यह लोन जापानी करेंसी येन में है। जैसे जैसे रुपया येन के मुकाबले कमजोर होता है, हमारा रीपेमेंट अमाउंट भारतीय रुपयों में अपने आप बढ़ता जाता है। यह एक ऐसी अदृश्य लागत है जो दिखाई नहीं देती पर असर गहरा करती है। और पांचवा कारण है डिजाइन। कॉम्प्लेक्सिटी प्रीमियम की कीमत चुका रहे हैं हम कोई साधारण ट्रेन नहीं बना रहे। मुंबई के बीकेसी से शिलपाटा के बीच 21 किलोमीटर की टनल बन रही है, जिसमें से 7 किलोमीटर समुद्र के नीचे है। यह भारत में पहली बार हो रहा है। ऐसी जटिल इंजीनियरिंग और कोविड के बाद जुड़े नए सेफ्टी अपग्रेड्स ने सिविल इंजीनियरिंग की लागत को बहुत बढ़ा दिया है। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दाम बढ़ने का सीधा असर क्या होगा? इसका पहला इंपैक्ट होगा सरकारी खजाने पर बोझ। जापान सिर्फ ओरिजिनल प्रोजेक्ट कॉस्ट का लगभग 81% ही फंड कर रहा है। यह जो ऊपर का 90,000 करोड़ का एक्स्ट्रा बोझ आया है, यह जापान नहीं देगा। यह पैसा भारत सरकार को अरेंज करना होगा, यानी यह अंततः टैक्स पेयर के पैसे से ही जाएगा। दूसरा इंपैक्ट है टिकट की कीमतें। प्रोजेक्ट को फाइनेंशियली वायबल बनाने के लिए, यानी लोन चुकाने और ऑपरेशनल कॉस्ट निकालने के लिए टिकट महंगे करने पड़ सकते हैं। पहले जो 3,000 का एस्टिमेट था, मुमकिन है कि अब वह फ्लाइट के किराए से भी महंगा हो जाए, जिससे इसकी उपयोगिता पर सवाल उठेंगे। और तीसरा इंपैक्ट है टाइमलाइन। अब पूरी बुलेट ट्रेन के 2029 से पहले शुरू होने की उम्मीद कम है। हां, सूरत से बिलीमोरा का छोटा सेक्शन शायद 2027 तक शुरू हो जाए। और जब जनता का 2 लाख करोड़ रुपए दाव पर हो तो सवाल उठना लाजमी है, क्या कोई घपला हुआ है? इज देयर अ करप्शन एंगल? देखिए, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में 2G या कोयला घोटाले जैसा कोई सीधा बड़ा स्कैम अभी तक साबित नहीं हुआ है, लेकिन इसकी लीडरशिप गंभीर विवादों में रही है। जुलाई 2022 में NHSRCL, जो इस प्रोजेक्ट को बना रही है, के मैनेजिंग डायरेक्टर सतीश अग्निहोत्री को अचानक बर्खास्त कर दिया गया। लोकपाल कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। आरोप था क्विड प्रो को का, कि उन्होंने अपने पिछले रोल रेल विकास निगम लिमिटेड में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर रहते हुए एक प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचाया था और बदले में रिटायरमेंट के बाद फायदे लिए।
भले ही करप्शन का आरोप उनकी पुरानी जॉब से जुड़ा था, लेकिन बुलेट ट्रेन के टॉप बॉस का इस तरह जाना प्रोजेक्ट की गवर्नेंस और पारदर्शिता पर सवाल खड़ा कर गया। इसके अलावा कुछ आलोचक टेंडर्स में पारदर्शिता की कमी और सख्त जापानीज ओनली क्लॉज पर भी सवाल उठाते हैं, जिससे कंपटीशन कम हुआ और बिडिंग प्राइस बढ़ गए। वहीं पर अगर हम ऑब्जेक्शंस और लूप होल्स की बात करें तो यही एक बड़ा कारण बनता है कि विपक्ष और एक्टिविस्ट इसे अक्सर एक वैनिटी प्रोजेक्ट कहते हैं। उनका तर्क है कि इस 2 लाख करोड़ से पूरे भारतीय रेल का कायाकल्प हो सकता था। कवच सिस्टम सभी ट्रैक्स पर लग सकता था, जो करोड़ों आम यात्रियों की सुरक्षा करता, ना कि सिर्फ मुट्ठी भर अमीरों की। एक और बड़ी कंट्रोवर्सी है मिसिंग चैप्टर्स की। एक्टिविस्ट्स का दावा है कि JICA की जो पब्लिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट थी, उसमें वो पन्ने गायब थे जिनमें फाइनेंशियल मॉडल और सही राइडरशिप का डेटा था। तो क्या वाकई 40,000 लोग रोजाना इतनी महंगी टिकट खरीदेंगे? यह डेटा अपने आप में संदिग्ध है। तो निष्कर्ष क्या है? फिलहाल इस कॉस्ट एस्केलेशन को सीधे तौर पर स्कैम कहने के सबूत पब्लिक डोमेन में नहीं है। यह मुख्य रूप से सुस्त नौकरशाही, लैंड एक्विजिशन की राजनीति, ग्लोबल महंगाई और लचर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का नतीजा है। लेकिन कारण चाहे जो भी हो, सच्चाई यह है कि भारत एक बहुत महंगा सबक सीख रहा है। एक ऐसा बिल जो हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां दशकों तक चुकाएंगी। अब राय आपको बनानी है। क्या आपको लगता है कि 2 लाख करोड़ की यह बुलेट ट्रेन भारत की जरूरत है या एक सफेद हाथी साबित होगी? अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह इन डेप्थ एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि यह जानकारी सब तक पहुंचे। ऐसी ही बेबाक रिपोर्ट्स के लिए स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट को सब्सक्राइब करें। मैं परवेश बामल, देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश बामिल, ओनली ऑन रैपिड लीक्स YouTube चैनल।